गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में अगला अध्याय 12 जो त्रिभुज एवं चतुर्भुज से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं हम कुछ परिभाषाओं को जो त्रिभुज एवं चतुर्भुज से रिलेटेड है। तो आइए इसमें सबसे पहले संरेख बिंदु दिया हुआ है। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं संरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं, उसे ही हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, जो एक ही रेखा पर क्या है, ये सभी बिंदु स्थित हैं। यही हमारा संरेख बिंदु होता है। इसके बाद अगला है असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु संरेख बिंदु के जस्ट अपोजिट होता है। यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये रेखा है, इसमें एक बिंदु यहाँ पर है ई पर, एक बिंदु जी पर है और एक बिंदु एच पर है। तो एच अलग है, ये दो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, जबकि ये एच वाला बिंदु उस रेखा से हटकर है। तो यही परिभाषा के अनुसार कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, तो ये एच वाला बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए यह असंरेख बिंदु है। फिर इसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन असंरेख बिंदुओं को तीन रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मीन्स तीन असंरेख बिंदुओं को तीन रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। इन तीन रेखाखंडों के द्वारा मिलाने पर जो आकृति बना है वही क्या है? त्रिभुज है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी को प्रतीक। त्रिभुज का ये शॉर्ट में सिंबल है ऐसे, और फिर उस बनाए गए त्रिभुज का हम नामांकन करते हैं। जैसे ए बी और सी, तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि त्रिभुज की भुजाएं, यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो किसी त्रिभुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उस त्रिभुज की भुजा कहलाता है। तो त्रिभुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उस त्रिभुज की भुजा कहलाता है। तो एक त्रिभुज में तीन रेखाखंड होते हैं। जैसे यहाँ पर तीन रेखाखंड कौन कौन है? तो ए बी एक रेखाखंड, फिर बी सी एक रेखाखंड और फिर सी ए एक रेखाखंड। इस प्रकार से तीन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना हो रही है। फिर इसके बाद अगला है प्रत्येक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। प्रत्येक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी जो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उन तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का योगफल क्या होता है? तो तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी दो भुजाओं का जितना योगफल आएगा उससे तीसरी भुजा कम होगी। तो यह है त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। फिर इसके बाद त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं? तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। प्रत्येक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। इसके बाद त्रिभुज के कोण।
किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाओं के बीच बना कोण उस त्रिभुज का कोण कहलाता है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाओं के बीच बना कोण उस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। फिर प्रत्येक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। चूंकि 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं के बीच 3 कोण बनेगा। प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल 180 अंश, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। प्रश्न उठता है कि भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिय छात्रों, भुजाओं के विचार से त्रिभुज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जो 3 भुजाएं होती हैं, वो तीनों भुजाओं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। नाम से भी स्पष्ट है कि सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, यानी जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं में से कोई भुजा भी बराबर नहीं होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद आइए हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्नावली 12.1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? असमान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, यानी समान न हो। तो इसमें क्या भरेंगे? असमान। फिर इसके बाद अगला है दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो इसमें 2 भरेंगे। फिर इसके बाद अगला है तीसरा, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है या बड़ा होता है, इसमें अधिक या बड़ा भरेंगे। फिर इसके बाद अगला है चौथा, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके बाद अगला है पांचवा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है, इसमें 60 अंश भरेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित लंबाइयों के रेखाखंडों से एक त्रिभुज की रचना संभव है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर। अब इन तीनों रेखाखंडों की लंबाइयों से यह देखना है कि त्रिभुज की रचना संभव है अथवा नहीं। तो प्रिय छात्रों, क्या करेंगे हम? तो हल करेंगे कि सबसे बड़े रेखाखंड की लंबाई बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़े रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा शेष 2 रेखाखंडों की लंबाइयों का योगफल कितना है? तो 3 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर। तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखें कि चूंकि जो 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 10 सेंटीमीटर है, वह सबसे बड़े रेखाखंड की लंबाई से क्या है? अधिक है। तो चूंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है या बड़ा होता है।
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है या बड़ा होता है। तो यहाँ पर दो भुजाओं का योगफल 10 आया है, यानी अधिक है तीसरी भुजा से जो 8 सेंटीमीटर है। तो जब दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल अधिक होगा तीसरी भुजा से, तो ऐसी दशा में दिए हुए रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना क्या होगी, संभव होगी। अतः दिए हुए रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 4.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर तथा 1.1 सेंटीमीटर। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें कि सबसे बड़ा रेखाखंड 4.8 सेंटीमीटर है। तो शेष दो रेखाखंड यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ने पर यदि इस रेखाखंड से अधिक आता है तभी त्रिभुज की रचना संभव होगी, अन्यथा कम आता है तो नहीं होगी। तो हल करेंगे। सबसे बड़े रेखाखंड की लंबाई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, शेष दो रेखाखंडों की लंबाई का योगफल बराबर 2.2 सेंटीमीटर प्लस 1.1 सेंटीमीटर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखें कि दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा से क्या है, कम है। जब तीसरी भुजा से कम है अतः दिए हुए रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दिया हुआ है, आप इसको हल करेंगे। यानी इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा रेखाखंड की लंबाई क्या है और शेष दो रेखाखंडों की लंबाई का टोटल करेंगे। यदि दोनों रेखाखंडों की लंबाई का योगफल बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई से अधिक आता है तो ऐसी दशा में त्रिभुज की रचना संभव होगी, यदि कम आता है तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो बराबर भुजाओं पर बने कोण भी क्या होंगे, बराबर के होंगे। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर बने कोण का योगफल 180 अंश होता है, अतः प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होगा, तो 180 में 3 से भाग करेंगे तो 60 अंश आएगा। यानी एक भुजा पर 60 अंश, दूसरी भुजा पर 60 अंश और तीसरी भुजा पर 60 अंश। चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर है इसलिए बराबर भुजाओं पर बने कोण भी क्या होंगे, बराबर के होंगे, अतः प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोणों में से एक कोण की माप 55 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं पर बने कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उन बराबर में से जब एक कोण 55 अंश का है तो दूसरा बराबर भुजा पर भी बना कोण क्या होगा, 55 अंश का होगा। तो दो कोण तो मालूम हो गया, एक 55 अंश दिया है, दूसरी भुजा जो बराबर है उस पर भी 55 अंश का कोण बनेगा। तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए 180 अंश में से 55 प्लस 55 यानी 110 अंश माइनस करेंगे तो तीसरा कोण की माप
पता चल जाएगी। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उन पर बना कोण भी बराबर होगा, तो जब उसमें एक कोण 55 अंश का है तो दूसरा कोण भी क्या होगा, 55 अंश का होगा। इसलिए तीसरा कोण बराबर क्या होगा, 180 अंश में से 55 अंश और 55 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो 110 अंश होगा। 180 अंश में से 110 अंश घटाएंगे तो 70 अंश आएगा। यही तीसरा कोण हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित मापों के कोण एक त्रिभुज के कोण हो सकते हैं अथवा नहीं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर 3 कोण दिया हुआ है। हमको देखना है कि वो तीनों कोण एक त्रिभुज के कोण हो सकते हैं या नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए दिया हुआ तीनों कोण को जोड़ेंगे। यदि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है तो वो त्रिभुज के कोण होंगे। यदि 180 अंश से कम अथवा अधिक होता है तो वो त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 75 अंश, 60 अंश और 50 अंश। तो हल करेंगे इसको कि 75 अंश, 60 अंश और 50 अंश। चूंकि तीनों कोणों का योगफल बराबर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 75 अंश प्लस 60 अंश प्लस 50 अंश बराबर 5, 5, 6, 11, 7, 18, 185 अंश हो रहा है। जबकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 अंश से कम या अधिक होने पर त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का योगफल 185 अंश आ रहा है, इसलिए त्रिभुज के कोण वो नहीं हो सकते। यदि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता तो त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, लेकिन 180 अंश से कम या अधिक होने पर वो त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। इसलिए ये 75 अंश, 60 अंश और 50 अंश ये त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 80 अंश, 45 अंश, 40 अंश। तो प्रिय छात्रों, इसमें भी हम देखें कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, 4, 4, 8, 8, 16, 165 अंश हो रहा है। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो 180 अंश से कम है, इसलिए त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। तो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हल करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की माप 35 अंश है, दूसरे न्यून कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इसको हम हल करेंगे कि चूंकि एक समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो एक न्यून कोण दिया हुआ है 35 अंश। जब एक न्यून कोण 35 अंश का दिया है तो दूसरा न्यून कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 अंश में से 35 अंश को माइनस कर देंगे। 90 अंश में से 35 अंश माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 55 अंश। यही दूसरा न्यून कोण हो जाएगा। तो 55 अंश ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे कि चूंकि समकोण बराबर कितने अंश का होता है, 90 अंश। तो चूंकि समद्विबाहु समकोण है तो समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हैं। तो एक 90 अंश का हो गया तो शेष
भी कोण 90 अंश का होगा। तो 90 अंश, तो चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए 90 दोनों भुजाओं का है, तो 2 से भाग करेंगे तो 45 आएगा, यानी समद्विबाहु समकोण 45 अंश का होगा। यानी एक 90 अंश और दूसरा 45 अंश, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि तीसरे कोण की माप 80 अंश है। तो प्रिय छात्रों, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो 180 अंश में से ये 80 अंश दिया है, इसको हम माइनस कर देंगे तो बराबर 100 अंश आएगा। अब चूंकि समद्विबाहु है, यानी जिसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों भुजाओं पर बना कोण भी बराबर का होगा, तो इसलिए 2 से भाग करेंगे तो 50 अंश और 50 अंश। इस प्रकार से तीनों कोण की माप क्या होगी, तो एक 80 अंश दिया ही है और एक 50 अंश का हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु अथवा समद्विबाहु अथवा विषमबाहु होगा यदि ए दिया है कोण ए बराबर 55 अंश, कोण बी बराबर 45 अंश। तो प्रिय छात्रों, समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हों, और विषमबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। तो यहाँ पर देखें ए में कि कोण ए 55 अंश, कोण बी बराबर 45 अंश, तो 55 और 45 100 अंश होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो जो तीसरा कोण होगा वो कितना अंश का होगा, 80 अंश। तो यहाँ पर हम देखें कि तीनों भुजाओं पर बना कोण क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं, समान नहीं है, विषमबाहु है। कोण ए पर 55 अंश बन रहा है, कोण बी पर 45 अंश और कोण सी पर 80 अंश, इसलिए यह त्रिभुज ए बी सी विषमबाहु होगा। इसी प्रकार अगला दिया है बी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 70 अंश। इसका मतलब जितना कोण ए है 70 अंश, उतना ही कोण बी भी है 70 अंश। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखा जाए कि दोनों भुजाओं पर बना कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं पर बने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर 70 अंश है, यह इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार सी दिया है कोण ए बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 45 अंश। तो यहाँ पर हम देखें कि 90 अंश 45 अंश, ये कुल 135 अंश हो रहा है। 135 अंश हो रहा है, जबकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से 135 अंश माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45 अंश। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें कि कोण बी बराबर भी 45 अंश है और कोण ये सी बराबर भी 45 अंश। तो यहाँ पर 2 भुजाओं पर बना कोण बराबर हो रहा है, इसलिए इसमें 2 भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए यह भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद अगला है डी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 अंश। इसका मतलब कोण ए बराबर भी 60 अंश है, कोण बी बराबर भी 60 अंश है। तो प्रिय छात्रों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब एक कोण 60 अंश, दूसरा कोण भी 60 अंश, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, 60 अंश का होगा। इस प्रकार से इसमें तीनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब इसमें तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं।
इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर समकोणी अथवा अधिक कोणी अथवा न्यून कोणी होगा यदि ए दिया है कोण P बराबर 56 अंश, कोण Q बराबर 44 अंश। तो प्रिय छात्रों, इसको हम हल करेंगे कि त्रिभुज P बराबर 56 अंश, कोण Q बराबर 44 अंश। तो दोनों को जोड़ा जाए तो 56 प्लस 44 बराबर कितना होगा, 100 अंश होगा। इसलिए तीसरा कोण क्या होगा, 180 अंश में से 100 अंश माइनस करेंगे तो ये 80 अंश आएगा। तो 80 अंश, तो प्रिय छात्रों हम जानते हैं कि 90 अंश से कम के कोण न्यून कोण होते हैं, इसलिए यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। 80 अंश यानी न्यून कोण। इसी प्रकार अगला है बी, कोण P बराबर 46 अंश, कोण Q बराबर 34 अंश। तो यहाँ पर हम देखें कि 6 और 4 10, 5 3 8, 80 अंश हो रहा है। तो 180 अंश में से ये 80 अंश माइनस करेंगे तो 100 अंश आएगा। तो 90 अंश से अधिक के कोण अधिक कोण होते हैं, इसलिए बी क्या होगा, अधिक कोणीय होगा। इसके बाद सी दिया है कोण P बराबर कोण Q बराबर 45 अंश। तो कोण P बराबर भी 45 अंश है, कोण Q बराबर भी 45, इसका मतलब 45 45 90 अंश। और तीसरा कोण भी कितने का होगा, 90 अंश का, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 45 45 90 हो ही रहा है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 अंश होगा। तो 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार डी दिया है कोण P बराबर कोण Q बराबर 40 अंश। इसका मतलब P भी 40 अंश का है, Q भी 40 अंश का है, तो 40 40 80 अंश। अब 180 अंश में से 80 अंश माइनस करेंगे तो 100 अंश आएगा। तो 100 अंश अधिक कोण होगा। क्यों? क्योंकि 90 अंश से अधिक के कोण अधिक कोण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 46 अंश, कोण C बराबर 53 अंश, तो कोण A की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इसको भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि कोण B और कोण C दोनों को हम आपस में जोड़ लें। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए 180 अंश में से इन दोनों को जोड़ने के बाद घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा वही तीसरा कोण का माप हो जाएगा, यानी कोण A का माप हो जाएगा। इसलिए हल करेंगे, कोण B बराबर 46 अंश, कोण C बराबर 53 अंश। तो क्या ज्ञात करना है, कोण A बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब कोण A का मान ज्ञात करना है, तो A को वैसे रहने दें, प्लस B का मान दिया हुआ है 46 अंश, प्लस C का मान भी दिया है 53 अंश बराबर 180 अंश। अब कोण A प्लस इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 5 9 99 अंश बराबर 180 अंश। अब इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो कोण A बराबर 180 अंश में से 99 अंश माइनस करेंगे तो ये आएगा 81 अंश। 81 अंश यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर कितना होगा, 81 अंश होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 23 दिया हुआ है, यदि त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 105 अंश
तथा कोण R बराबर 25 अंश है तो कोण Q की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इसको भी हम उसी प्रकार हल करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों कोणों को हम आपस में जोड़ लें और फिर चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए 180 अंश में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण Q का माप पता चल जाएगा। यानी 105 प्लस 25 यानी 130, तो 180 अंश में से 130 घटाएंगे तो 50 अंश आएगा, तो Q का मान कितना हो जाएगा? 50 अंश। यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से अन्य शेष बचे हुए इसमें प्रश्नों को आप हल करें।